गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 5 बोधात्मक प्रक्रियाओं के विषय में समझाने जा रही हूँ। इससे पहले अपने ऑनलाइन लेक्चर में इसके बारे में समझ चुके हैं, ठीक है, जिसमें मैं विचार की परिभाषा और उसके लक्षण के विषय में ये समझा चुकी हूँ। और सेकंड टॉपिक अपने लेंगे जानकारी प्रक्रियाकरण के अभिगम के संबंध के विषय में जानकारी समझाइए। जो मैं सेकंड टॉपिक समझाने जा रही हूँ वो आपके सिलेबस में कैंसिल हो गया है, पर आपको इस टॉपिक के बारे में यानी इस चैप्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ में आए, इसलिए मैं उसको शॉर्ट में समझाऊंगी। तो अपने सबसे पहले एक टॉपिक लेंगे। जो पहला टॉपिक है विचार की परिभाषा और उसके लक्षण के विषय में समझाइए। तो सबसे पहले अपने विचार की परिभाषा लेंगे। और विचार की परिभाषा में अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषा दी है। विचार एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित किसी भी समस्या से होता है। इसमें प्रयत्न और भूल की क्रिया भी पाई जाती है और अंत में समस्या का समाधान या निष्कर्ष प्राप्त होता है। यानी हमारे सामने जो भी विचार आते हैं, ठीक है, वो प्रतीकात्मक रूप में दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम जब वो आसानी से पूरी नहीं होती तो हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है और समस्या हम वो प्रयत्न और भूल से पूरी करते हैं और उसका समाधान आता है, ठीक है। तो वो विचार की परिभाषा हुई जो किस मनोवैज्ञानिक बताई थी, वॉरेन ने। इसी तरीके से सिल्वरमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने विचार की परिभाषा बताई है। तो उन्होंने क्या बोला विचार की परिभाषा में? विचार एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक निरूपण द्वारा किसी समस्या का समाधान खोजने में हमारी सहायता करता है। यानी जो हमारे सामने उद्दीपक या घटनाएं आती हैं, ठीक है, उनकी जो समस्या होती है उसका समाधान खोजने में विचार हमारी मदद करते हैं। इस तरीके से विचार की परिभाषा समझाएगी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा। यानी विचार यानी हम जो भी सोचते हैं, कोई भी समस्या का सॉल्यूशन लाते हैं, वो विचार। अब हम आएंगे विचार के लक्षण। विचार के लक्षण में क्या है? तो सबसे पहला है सोच का प्रारंभ किसी ना किसी समस्या से होता है। अगर आप विचारते हो तो आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप सोचते हो और विचारते हो। यानी कोई भी सोच जो आप विचार रहे उसका प्रारंभ किससे होता है? किसी ना किसी समस्या से होता है। ये आपका पहला टॉपिक हुआ। तो जब हमारे समक्ष कोई भी समस्या आती है तब उस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करते हैं? सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्या हुआ? विचार का एक लक्षण हुआ। दूसरा लक्षण क्या होगा? विचार प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। अब वास्तव में तो सोचने में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। अगर हम कोई विचार आता है तो हम लोग काफ़ी विचार उत्पन्न होते हैं, यानी ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। पर ऐसी क्या होती है, विचारों की श्रृंखला बन जाती है। तो श्रृंखला बनने में क्या होता है, कौन सी हम लोग लेंगे तो वो विचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यानी कौन सी श्रृंखला पसंद करेंगे। अगर एक श्रृंखला लिए उससे सॉल्यूशन नहीं आए तो दूसरी लेंगे। इस तरीके से अनेक प्रतीक उत्पन्न होते हैं जिसमें क्या होती है, वस्तु की उपस्थिति ना हो तो संकल्पना या प्रतीकों द्वारा उसका विचार करते हैं। यानी जैसे आपके सामने कोई समस्या आई है, उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, समाधान निकालना है, तो क्या होगी, एक श्रृंखला तैयार हो जाएगी। अलग अलग सॉल्यूशन इकट्ठे हो जाएंगे। उसमें आपका जो सिंपल होगा वो तैयार करोगे, नहीं उससे सॉल्यूशन आया तो फिर दूसरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या होते हैं, प्रतीकों का उसकी यानी जो विचार होते हैं उसके विचार चालू कर देते हो। यानी प्रतीक आपके सामने आने लगते कि हाँ ये करूँगा तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या है? सोच विचार में प्रयत्न और भूल की प्रक्रिया भी पाई जाती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है, नहीं तो हम लोग जो भी सोचते विचारते हैं, ठीक है, आपके सामने समस्या आई, वो समस्या को सॉल्यूशन करने के लिए अनेक समाधान आए, ठीक है। अब वो एक समाधान आपने सोल्व किया, ठीक है, उसका आंसर नहीं आया तो आपने दूसरा टॉपिक लिया, दूसरा मेथड ली। जैसे फॉर एग्जांपल सम कोई सोल्व कर रहे हैं, एक मेथड से सोल्व किया नहीं आया, दूसरी मेथड से सोल्व किया नहीं आया, तीसरी में से, तो कोई ना कोई मेथड तो होगी जिससे वो सोल्व होगा। तो आपने काफ़ी प्रयत्न किए तो उसमें क्या हुए, काफ़ी सारी भूलें हुई, पर उससे क्या होती है, वो प्रक्रिया जारी रहती है और आपका जब समाधान होता है। तो हमें पहले देखा कि किसी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति का विचार करता है, ठीक है। पहले थोड़ा विचार करेगा। सिर्फ थोड़ा ही सोचने से समस्या का समाधान नहीं मिलता है। इसके लिए व्यक्ति क्या करता है, मानसिक कसरत करता है। उसके सामने कई विकल्प या अनुमान आते हैं, ठीक है। तो कई वो विकल्प अनुमान आएंगे तो क्या करेगा, उसके लिए वो प्रयत्न करेगा। अगर प्रयत्न करेगा तो उससे भूल भी होगी। प्रयत्न और भूल के अपने उदाहरण देख चुके हैं जो आगे वो बिल्ली के उसमें सिद्धांत में यूज़ हुआ था, पावलो के सिद्धांत में, ठीक है, कि बिल्ली वो उसमें पिंजरे में घूमती है, उसको खाना मिलता है, फिर वो बटन दबाती है। यानी ये चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं प्रयत्न और भूल के सिद्धांत की, ठीक है। तो ये कैसी होती है, दो प्रकार की पाई जाती है, शारीरिक और मानसिक।
अगर आप सोचोगे तो भी शारीरिक रूप से भी इसको करने का कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये शारीरिक मानसिक आती है, तो सोचते समय आपकी उंगलियां हिलना, पैर हिलना, ये सब क्या होते हैं आपके में देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होती है, प्रयत्न और भूल की प्रक्रिया कह सकते हैं। चौथा क्या, अधिकांशतः विचार संगठित और लक्ष्य निर्देशित होते हैं। यानी आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो वो कब आती है, जब आपका कोई टारगेट होता है, कोई लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए जब आप कोशिश करते हो तो आपके सामने समस्या आती है। तो जब समस्या आती है तो आप क्या करोगे, सोचोगे, विचारोगे। अगर आपके सामने कोई टारगेट ही नहीं है तो समस्या आएगी नहीं, समस्या नहीं आएगी तो आप सोचोगे, विचारोगे नहीं। तो अधिकांशतः विचार कैसे होते हैं, संगठित और लक्ष्य निर्देशित होते हैं। यानी हमारा सोच ध्येय केंद्रीय होता है या ध्यानहीन, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। आपका ध्येय होगा या ध्येयहीन होगा, किंतु अधिकांशतः एक स्वस्थ व्यक्ति की सोच या लक्ष्य ध्यान केंद्रित होती है। अगर आपके पास लक्ष्य है तो समस्या भी आएगी, समस्या आएगी तो उसका सॉल्यूशन लाने की भी आप कोशिश करोगे। व्यक्ति किसी कार्य से परिचित हो तो पहले ही यह कार्य किस प्रकार संपन्न किया गया था उसे याद करके वह अपनी योजना बनाता है। यानी एक समस्या आपके सामने आई, वो समस्या पहले भी आ चुकी है, तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए आपने कौन सी मेथड यूज़ की थी, सबसे पहले आप वही मेथड यूज़ करोगे। तो यानी उसे याद करके अपनी समस्या का समाधान करोगे। और अगर वो कार्य नहीं करती है तो आप और क्या करेंगे, और प्रयुक्त या नहीं तो और मेथड यूज़ करोगे। तो चौथा जो पॉइंट था, अधिकांशतः विचार संगठित और लक्ष्य निर्देशित होते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, सोच विचार या खोज आविष्कार की मानसिक क्रिया है। यानी आप जो भी सोचते हो, विचारते हो, ठीक है, वो आपकी मानसिक क्रिया है। विचार में कार्य करने के बदले शब्दों, प्रतिमाओं, प्रतीकों आदि के द्वारा समस्या समाधान के प्रयत्न किए जाते हैं। यानी आप जो भी सोचते विचारते हो, ठीक है, तो आपके सामने समस्या आई है तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो, तो आपके सामने तुरंत आ जाए कि मैं वहाँ जाऊँगा तो ये वर्ड्स बोलूँगा, ये प्रतीक यूज़ करूँगा, इस तरीके से आपके सामने, यानी जो भी आप समस्या का निदान आ रहा है तो उसमें आपके सामने शब्द भी आ जाते हैं, प्रतिमा भी आ जाती है, प्रतीक। तो वो कैसे होती हैं, सब काल्पनिक होती हैं, आप ओरिजिनल नहीं करते, काल्पनिक होती हैं। यानी कि हाँ ये ऐसा करूँगा तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रयत्न किए जाते हैं। तो क्या होती है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है और जो उसका खोज का आविष्कार करती है। यानी विचार के लक्षण समझाए हैं, उसमें 2 परिभाषाएं हैं। विचार के लक्षणों में पहला है, सोच का प्रारंभ किसी न किसी समस्या से होता है। विचार प्रतीकात्मक स्वरूप की विचार प्रक्रिया है। थर्ड, सोच विचार में प्रयत्न और भूल की प्रक्रिया पाई जाती है। अधिकांशतः विचार संगठित और लक्ष्य निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट, सोच विचार या खोज आविष्कार की मानसिक प्रक्रिया है। ये विचार के लक्षण यहाँ कंप्लीट हुए। फिर मैंने आपको बोला था नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जानकारी प्रक्रियाकरण के अभिगम के संबंध में जानकारी देकर उसका प्रतिमान समझाइए। ये जो है वो आपके कोर्स में आने वाला नहीं है, जो आपका कैंसिल हुआ है 30% कोर्स, उसमें ये आने वाला नहीं है। फिर भी थोड़े आपके माइंड में ये सेटअप हो जाए और आपको जानकारी प्राप्त हो, इसलिए ये इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर देते हैं। शॉर्ट में इसको अपने ख़त्म करते हैं। अब जानकारी प्रक्रियाकरण अभिगम के संबंध में जानकारी देकर उसका प्रतिमान समझाइए, ये अपने सामने क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, जो बोधात्मक क्रियाओं के अध्ययन में जानकारी या प्रक्रियाकरण का मॉडल विकसित हुआ है, ठीक है। तो मनुष्य का मन और कंप्यूटर ये दोनों जानकारी करने वाले तंत्र है। जैसे मनुष्य के मन में जानकारी उत्पन्न होती है, नहीं तो सॉल्यूशन लाते, उस तरीके से कंप्यूटर में भी सॉल्यूशन लाते हैं। बोधात्मक क्रियाओं को कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के साथ तुलना करने पर और अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी जिस तरीके से हमारा दिमाग कलेक्शन करता है, उस तरीके से कंप्यूटर अपनी समस्याओं को नहीं तो समाधानों को कलेक्शन करता है। बोधात्मक मनोवैज्ञानिकों ने जानकारी प्रक्रियाकरण का मॉडल कंप्यूटर समान दर्शाया, यानी हमारे दिमाग को कंप्यूटर के समान दर्शाया है, हमारे मन को। इस मॉडल में मनुष्य का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। जो मनुष्य का दिमाग है वो एक कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। तो इन दोनों में क्या, इसमें कंप्यूटर और मनुष्य के दिमाग को कंपेयर किया गया है, दोनों को एक समान बताया गया है। तो एक कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। मनुष्य के दिमाग की कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ तुलना की जाती है। मानव का मन और कंप्यूटर की तुलना करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक हैं, हर्बर्ट सिमोन, जो उसके प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। इस मॉडल के अनुसार जिस तरह कंप्यूटर में जानकारी डाली जाती है, उसी तरह सांवेदिक तंत्र से दिमाग तक जानकारी पहुंचती है।
संवेदनों को ग्रहण करने का मस्तिष्क से संबंधित केंद्र में पहुंचाया जाता है। यानी मनुष्य के दिमाग को और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को एक साथ जिस तरीके से सॉफ्टवेयर में जानकारी डाली जाती है, वैसे मनुष्य के दिमाग में संवैधानिक तंत्रों से जानकारी डाली जाती है। कंप्यूटर में रहे सॉफ्टवेयर से एंटर किए डेटा पर प्रोसेसिंग होती है। उसी तरह इंद्रियों से इनपुट हुई जानकारी पर मानसिक प्रक्रियाओं की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग की वजह से जानकारी हमारे स्मृति तंत्र में सुरक्षित रहती है। जिस तरह कंप्यूटर में डेटा संग्रहित होता है, ठीक है, कंप्यूटर में संग्रहित जानकारी को जरूर पढ़ने पे बाहर लाया जाता है, उसी तरह पर जरूर पढ़ने पे जो जानकारी हमारी स्मृति में याद है, हमारी याद में, जो हमारे दिमाग में याददाश्त शक्ति में, ठीक है, स्मृति तंत्र में होती है, वो पुनः प्राप्त हो जाती है। मनुष्य का जो बोलना है, लिखना है, वो कैसा है, कंप्यूटर के स्पीकर या प्रिंटर जैसा है। जैसे प्रिंटर पे जो जानकारी निकलती है, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं तो कैसे हुआ, जो अपने बोलते हैं वैसे स्पीकर में आवाज़ सुनाई देती है। प्रिंटर पे जो दिखाई देता है, जैसे कंप्यूटर में जो प्रिंट है वो प्रिंटर पे दिखाई जैसे वैसे हमारे लिखने में, बोलने में दिखाई देती है। इस तरीके से उसे क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। किसको, प्रिंटर को और स्पीकर को। तो अपने आउटपुट अपना शरीर में कौन सा हुआ, बोलना लिखना, ये क्या हुआ, आउटपुट हुआ। इस मॉडल का कुछ मर्यादा भी हैं, यानी जो जानकारी अभिगम प्रक्रियाकरण अभिगम है, इसके कुछ मर्यादा भी हैं, कुछ लॉस भी हैं। जैसे कि कंप्यूटर में डाली गई जानकारी मनुष्य के द्वारा एंटर की जाती है, मनुष्य के द्वारा एंटर की जाती है तो वो स्पष्ट होती है, लेकिन मस्तिष्क या चेतन कोषों को जो जानकारी प्राप्त होती है वो कभी कभी अस्पष्ट होती है। यानी कंप्यूटर है वो तो मशीन है, तो उसमें स्पष्ट रहती है, पर अपने दिमाग में क्या हो जाती है, कभी कभी अस्पष्ट हो जाती है, यानी धुंधली रहती है। इसके उपरांत मानव मस्तिष्क में कुछ नया सीखने के लिए अतुल्य क्षमता होती है। यानी जो मनुष्य है वो क्या हमेशा नया सीखने के लिए तैयार होता है, और कंप्यूटर में कैसा है, अपने जितनी जानकारी डालते हैं उतनी ही जानकारी अपने को प्राप्त होती है, जबकि कंप्यूटर में कुछ नया सीखने की क्षमता होती नहीं, वो क्या है, मर्यादित है। ठीक है, इस तरीके से जानकारी प्रक्रियाकरण अभिगम का हम यहाँ यानी शॉर्ट में मैंने आपको जानकारी दे दी है, यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं यानी नेक्स्ट टॉपिक में आपको, वैसे मैं ऑनलाइन लेक्चर में चला चुकी पर फिर भी समझाने के लिए समस्या समाधान की परिभाषा और उसके पहलू और उसके प्रकारों के विषय में चर्चा करेंगे। अस्तु।